हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग NCERT के कक्षा 10 के पोएट्री सेक्शन के पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो तक को एंड तक देखिए, जहाँ पर हम इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को तो समझेंगे ही, साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग के मतलब को भी समझेंगे और कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी समझेंगे जो कक्षा 10 यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं और कक्षा 10 CBSE बोर्ड में जिन क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है, जो पोएम है इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसके जो कंपोजर है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस कविता के थ्रू कवि हमको ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन में कोई मनुष्य, कोई प्राणी, कोई व्यक्ति किसी विशेष दिन वो दुखी हो सकता है या फिर खुश हो सकता है, लेकिन उसी दिन कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे क्या होता है कि जो इंसान दुखी होता है वह उस घटना के फलस्वरूप खुश हो जाता है, या फिर कह सकते हैं जो इंसान खुश होता है उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि वह क्या रहता है, खुश से दुखी हो जाता है। तो इस चैप्टर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कुछ ऐसा ही संदेश है। इस चैप्टर के थ्रू, इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बात बताना चाह रहे हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम है डस्ट ऑफ स्नो, अर्थात बर्फ की धूल या बर्फ के टुकड़े। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्टैंजा है उसमें कह रहा है द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो ये रहा हमारा पहला स्टैंजा। इस पहले स्टैंजा में जो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं उसमें पहला वर्ड है वे। वे मतलब पाथ भी हो सकता है और वे मतलब मैनर भी होता है। पाथ मतलब रास्ता, मैनर मतलब तरीका। क्रो मतलब कौवा, सूक मतलब हिलाना, मूव करना, डाउन मतलब नीचे, और उसके बाद लिखा गया है द डस्ट ऑफ स्नो, अर्थात बर्फ की धूल या बर्फ का टुकड़ा। और लास्ट लाइन में, इस स्टैंजा के लास्ट लाइन में लिखा गया है अ हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री क्या होता है? यह एक पॉइजनस प्लांट होता है जिसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं धतूरे का पौधा। तो इस पूरे स्टैंजा के मतलब को, इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है द वे अ क्रो, अर्थात कवि जो हैं वो चलते चलते पहुँचे हैं और रास्ते में जब पहुँचे तो उनकी मुलाकात, या कह सकते हैं रास्ते में एक कौवा मिलता है, या फिर रास्ते में कहीं पर एक कौवा है जो क्या करता है, सूक डाउन ऑन मी, अर्थात मेरे ऊपर हिलाकर गिरा देता है। क्या गिरा देता है? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, या कह सकते हैं बर्फ के टुकड़े। अब ये बर्फ के टुकड़े से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो वेदर रहा होगा उस टाइम, जो वेदर है जहाँ भी कवि हैं वहाँ का वेदर आई थिंक विंटर का रहा होगा, तभी वहाँ पर बर्फ के टुकड़े अर्थात या फिर कह सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो की बात की गई है। अब ये डस्ट ऑफ स्नो गिराए कहाँ से गए हैं? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। तो इस चारों लाइन को, इस स्टैंजा के चारों लाइन के एक्सप्लेनेशन को थोड़ा एक साथ समझते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कर रहे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि वे चलते चलते रास्ते में एक धतूरे के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। अब जब वे धतूरे के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं तो उस धतूरे के पेड़ पर बर्फ की चादर जमी हुई है और उस बर्फ की चादर के ऊपर या धतूरे के पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है। अब वो क्या करता है? सूक डाउन, हिलाकर नीचे गिरा देता है द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े को, ऑन मी, मुझ पर, अर्थात कविवर रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर, अर्थात पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर वे कौवा उस बर्फ के टुकड़े को हेमलॉक ट्री से हिला के नीचे गिरा देता है। ये रहा पहले 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के 4 लाइन पर दूसरे स्टैंजा में। तो दूसरे स्टैंजा में क्या कर रहे हैं? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं उसमें पहला वर्ड है गिवन, अर्थात प्रदान किया, दिया।
हार्ट हृदय, अ चेंज ऑफ मूड, मूड मतलब होता है मनोदशा, और चेंज मतलब परिवर्तन, अर्थात मनोदशा में परिवर्तन। आगे की तीसरे में वर्ड है फेव्ड, फेव्ड मतलब बचाया, पार्ट मतलब हिस्सा या भाग, और लास्ट के लाइन में एक वर्ड आया हुआ है र्यूड, र्यूड मतलब पछतावे में खोना, अर्थात हेल्ड इन रिग्रेट। तो अब इस चारों लाइन के हम लोग एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो क्या कह रहे हैं, हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को प्रदान किया। किसने, जब वो बर्फ के टुकड़े कवि के ऊपर गिरे हैं, उन बर्फ के टुकड़ों ने उनके हृदय को प्रदान किया। क्या चीज प्रदान किया है, अ चेंज ऑफ मूड, मनोदशा में परिवर्तन। अर्थात जैसे ही वे बर्फ के टुकड़े उनके ऊपर गिरते हैं तो उनकी जो मनोदशा है वह पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। एंड फेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्से को बचा लेता है। किस चीज का कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे, एक दिन का। अर्थात जैसे वो बर्फ के टुकड़े उनके ऊपर गिरते हैं, उनके मनोदशा में परिवर्तन हो जाता है और उनके दिन का कुछ हिस्सा बच जाता है। किस चीज से बच जाता है, आई हैड र्यूड, अर्थात जिसे मैंने पछतावे में खो दिया था। कहने का तात्पर्य है उस दिन कवि तो पहले से उदास थे, उस दिन कवि पहले उदास थे, लेकिन जैसे ही वो बर्फ की धूल वो धतूरे के पेड़ से उनके ऊपर गिरती है तो उनकी मनोदशा परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि जिस पूरे हिस्से में वह दुखी थे, लेकिन अब वो क्या हो गए, जैसे ही बर्फ के टुकड़े गिरे उनकी मनोदशा परिवर्तित हो गई, अर्थात वो दुखी से क्या हो गए, खुश हो गए। ये रहा हमारे इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं इस पोएम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन की, जिसका आंसर हमको जानना है, जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो बात कक्षा 10 यूपी बोर्ड की हो या फिर सीबीएसई बोर्ड की, तो जो नेचुरल से जो क्वेश्चन बन सकता है, जो पहला क्वेश्चन बन सकता है, वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जिसमें पूछ सकता है, इसमें से कोई भी स्टैंजा दे देगा एग्जाम में, बोर्ड पेपर में, और पूछ देगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन स्टैंजा एंड हु इज द कंपोजर ऑफ दिस स्टैंजा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, राइट द नेम ऑफ द लेसन एंड आल्सो राइट द नेम ऑफ इट्स पोएट। तो इसका जो आंसर बनेगा, तो हमको पता है इस पोएम का या इन स्टैंजाज के जो नाम है वो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, अर्थात इस कविता क्या नाम है, डस्ट ऑफ स्नो, और इसके कंपोजर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका आंसर कुछ ऐसे बनेगा, द गिवन स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन डस्ट ऑफ स्नो एंड इट इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो अब पहले स्टैंजा की बात कर लेते हैं। पहले स्टैंजा में क्वेश्चन बन सकता है, हु टुक डाउन द हेमलॉक ट्री, हु टुक डाउन द हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री को किसने हिलाया था, जैसा कि हमने पहले स्टैंजा में पढ़ा, तो हेमलॉक ट्री को हिलाने वाला कौन था, क्रो। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, क्रो। तो ये आंसर पूरा क्या लिखेंगे, क्रो टुक डाउन द हेमलॉक ट्री। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ये बन सकता है पहले स्टैंजा में, व्हाट फेल ऑन द पोएट, अर्थात जो कवि थे, कवि के ऊपर क्या गिरा था, तो कवि के ऊपर क्या गिरा था, द डस्ट ऑफ स्नो। आंसर क्या बनेगा, द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। ये रहा पहले स्टैंजा के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरे स्टैंजा में क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो दूसरे स्टैंजा में जो पहला क्वेश्चन बन सकता है, इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर, अर्थात जो पोएट थे वो प्रारंभ में पहले किस मनोदशा में थे, किस मूड में थे। तो मैंने जैसा बताया कि उनकी मनोदशा परिवर्तित हो गई, उन्होंने पछतावे में खो दिया था, अर्थात प्रारंभ में वो दुखी थे। तो क्या कह सकते हैं, द पोएट वाज सैड अर्लियर इन दैट डे, अर्थात जो पोएट थे वो उस दिन प्रारंभ में क्या थे, उदास थे, दुखी थे। तो ये रहे इस पोएम के, इस कविता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।